सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत आप लोग की अतलगुत्री क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 151 से पढ़ने वाले। दोस्तों, ये आपकी राजन सीरीज है और इसमें 150 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिए हैं। उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, मैंने सारी क्लासेस आप लोगों की बहुत ही अच्छे से और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ली है। आप लोग सारी क्लासेस को केवल सुन लीजिएगा ताकि आप लोग की जो तैयारी है वो सारे विषयों की बहुत बहुत अच्छी हो पाए, क्योंकि मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर को पढ़ाया है। तो अगर आप चाहते हो अच्छे नंबर लाना तो आप सारी वीडियोस को केवल ध्यान से सुन लीजिए, चाहे क्लासेस हो, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर हो, चाहे सीरीज हो, राजन सीरीज, पवन सीरीज, सब के सब मैंने सॉल्व कराए हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 151 से देखते हैं, जल संचयन का मूल सिद्धांत क्या है? तो जल को एकत्रित करना तथा जल को संचित करके भविष्य की मांग को पूरा करना, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। इसमें हम जो वर्षा का जल होता है, यानी कि जो बारिश का पानी होता है, उसको इकट्ठा करते हैं और उसको बाद में क्या करते हैं, यूज करते हैं, सिंचाई के काम यूज करते हैं या घर के कामों में यूज करते हैं उस पानी को। क्वेश्चन नंबर 152 पर आते हैं, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है? तो विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से तात्पर्य होता है किसका? शिक्षा शब्द का। ठीक है, शिक्षा जो है इसका प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है? तो विद्या, ज्ञान, बोध और विनय। 2019 में देखिए ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 153 पर आते हैं, बालिका शिक्षा का आशय बताइए। तो शिक्षा हर मनुष्य के लिए अत्यंत अनिवार्य घटक है। बिना शिक्षा के मनुष्य पशु समान है। प्राचीन काल में नारी के लिए शिक्षा का प्रबंध था, पर स्थिति बहुत शोचनीय थी। अब बदलते समय में नारी भी पुरुषों के समान शिक्षित हो रही है। बिल्कुल सही है। आपको पता है कि अभी बालिकाओं की शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आपको पता है कि और जहाँ पर बहुत ज्यादा पिछड़े हुए लोग रहते हैं या फिर ये कहें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लोग रहते हैं, वहां पर आपने देखा है कि सरकार के द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों को बनवाया गया, जहां पर बच्चियां रह भी सकती हैं, पढ़ भी सकती हैं। इस तरीके से बालिकाओं की शिक्षा पर पिछले कई सालों में बहुत सारा काम किया गया और उसका असर भी अब दिख रहा है कि लोग लगातार बच्चियों को पढ़ा रहे हैं और बच्चियां भी नाम कमा रही हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 है, दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य बताइए। दूरस्थ शिक्षा यानी कि जो डिस्टेंस लर्निंग होती है, इसका क्या उद्देश्य होता है? तो उच्चतर शिक्षा के लिए व्यापक अवसर प्रदान करना, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जिनके पास समय नहीं होता है उतना पढ़ने का, तो ऐसे लोगों को उच्च शिक्षा के लिए क्या करना, अवसर प्रदान करना और शिक्षित व्यक्तियों को उनके वर्तमान रोजगार में बाधा उत्पन्न किए बिना ज्ञान विकास हेतु अवसर प्रदान करना। यही बात यहाँ पर कही गई है कि शिक्षा, अगर आप अधिक पढ़ना चाहते हो, आगे पढ़ना चाहते हो और आप जॉब कर रहे हो, आपको समस्या हो रही है, आप रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते हो, तो डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से आप कोई भी कोर्स कर सकते हो आज के समय में। 2019 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 155 पर आते हैं, विद्यालय तथा समुदाय के घनिष्ठ संबंध पर कोई परिभाषा लिखिए। तो विद्यालय समाज के चरित्र का सुधार करने का साधन है। वह सुधार सामाजिक उन्नति की दिशा में है या नहीं, यह विद्यालय के संचालकों के विचारों एवं आदर्शों पर निर्भर रहता है। क्वेश्चन नंबर 156 है, मॉन्टेसरी पद्धति का व्यक्तित्व के विकास में सिद्धांत बताइए। तो दोस्तों, मॉन्टेसरी का कथन है, बालक के व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए, उसकी अवहेलना अथवा उपेक्षा करना उचित नहीं है। बालकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जिससे उसकी भावनाओं को ठेस लगे। विद्यालय का वातावरण स्वतंत्र होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 157 है, मॉन्टेसरी पद्धति में लिखना कैसे सिखाया जाता है? मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को लिखना सिखाया जाता है तो उससे 3 कार्य करवाए जाते हैं: लेखनी पकड़ने का अभ्यास, अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान कराना तथा अक्षरों का उच्चारण। तो दोस्तों, जो मॉन्टेसरी पद्धति है इसमें मुख्य रूप से बच्चों को लिखने का अभ्यास कराया जाता था और अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान कराया जाता था और अक्षरों को किस तरीके से उच्चारित करना है ये भी बताया जाता था। और अभी भी इस पद्धति से स्कूलों में पढ़ाई होती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 है, मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार पढ़ना कैसे सिखाया जाता है? मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को पढ़ना सिखाने हेतु शिक्षिका किसी परिचित वस्तु को मेज पर रख देती है और श्यामपट्ट पर उसका नाम लिख देती है, फिर बालक को उस शब्द को बार बार पढ़ाया जाता है। शब्दों का पढ़ना आ जाने के बाद बालक को वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। तो याद रखिएगा, मॉन्टेसरी जो पद्धति है उसमें किस तरीके से बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है। तो किस तरीके से, सबसे पहले टीचर क्या करते हैं कि जिस वस्तु के विषय में उनको पढ़ाना होता है
किसी परिचित वस्तु को क्या करते हैं, वो मेज पर रख देते हैं और उसी वस्तु का नाम, मान लीजिए कोई मटका है जो मेज पर रख दिया है टीचर ने, अब श्यामपट्ट पर वो क्या लिख रहे हैं, मटका। ठीक है, अब देखिए फिर बालक को उस शब्द को बार बार पढ़ाया जाता है, यानी कि ये मटका है, इसको मेज पर रख दिया टीचर ने, इसको मेज पर देखो और इसको लिखते कैसे हैं, इसको बोर्ड पर देखो। तो इस तरीके से मटका, बच्चे उसको रियल में भी देख रहे हैं उस वस्तु को और उसको कैसे लिखना है ये भी देख रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों को बार बार इस शब्द को पढ़ाया जाता है और बच्चों को इस तरीके से पढ़ना आ जाता है। जब बच्चे शब्दों को पढ़ना सीखते हैं फिर उनको वाक्य सिखाते हैं कि मटके में पानी होता है। इस तरीके से फिर वाक्यों को सिखाया जाता है बच्चों को। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 159 है, शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध है। शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस तरह किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। क्वेश्चन नंबर 160 है, मांटेसरी पद्धति के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण सिद्धांत क्या है। मांटेसरी कहती हैं 7 वर्ष की आयु तक बालकों की इंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील होती हैं, अतः इस अवस्था में ही उनकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो मांटेसरी ने इंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए क्या सिद्धांत दिया कि 7 वर्ष की आयु तक जो बालकों की इंद्रियां होती है, यानी कि आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये बहुत ही तेजी से क्रियाशील होती हैं और इस अवस्था में बच्चों को अक्षर ज्ञान, वाक्यों का ज्ञान, धीरे धीरे ये सब चीजें अच्छे से उनको सिखा देनी चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, उनको अच्छे से प्रशिक्षण देना चाहिए, उनके ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए अच्छी तरीके से, ताकि वो ज्ञान को क्या करें, अर्जित कर पाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 161 पर आते हैं, गीजू भाई के शिक्षक के संबंध में क्या विचार है। तो गीजू भाई का शिक्षक के संबंध में मत था कि शिक्षक ही बालकों का मार्गदर्शक है और उसका प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 162 है, गांधी जी द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या है। गांधी जी को किस शिक्षा का जनक कहते हैं, बुनियादी शिक्षा का या बेसिक शिक्षा का जनक कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 163 है, प्लेटो ने शिक्षा के संबंध में क्या लिखा है। तो शिक्षा प्रथम एवं श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 है, एमिल किसकी रचना है। तो यह रूसो की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 165 है, निषेधात्मक शिक्षा का क्या तात्पर्य है, इसका प्रतिपादक कौन है। तो रूसो प्रकृतिवादी विचारक था और उसकी शिक्षा निषेधात्मक थी। वह 12 वर्ष की आयु तक बालक को औपचारिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था, यानी कि उनका कहना था कि बच्चे को प्रकृति में छोड़, बच्चे को प्रकृति ही सिखाएगी और 12 वर्ष की आयु तक बच्चों को औपचारिक शिक्षा देने के पक्ष में ये नहीं थे। जबकि आपको पता है कि आज शिक्षा के अधिकार में 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मिलनी चाहिए और वो अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12 वर्ष तक इन्होंने कहा कि बच्चों को औपचारिक शिक्षा मिलनी चाहिए, यानी कि उनको 12 वर्ष तक स्कूल ही नहीं भेजना चाहिए। बच्चे स्कूल ही ना जाए, 12 वर्ष तक वो खुद से सेल्फ, एक तरीके से वो खुद से सारी चीजों को सीखे, वो सारे कामों को खुद से करें और वो जो भी गलती हो वो उसका उनको खुद सेल्फ रियलाइजेशन हो। तो इस तरीके से यहाँ पर उनका कहना था कि प्रकृति ही शिक्षा देगी बच्चों को और 12 वर्ष तक बच्चों को स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, उनको औपचारिक शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 166 पर आते हैं, रूसो ने अनुशासन के किन 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। तो रूसो ने अनुशासन के 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। पहला है स्वतंत्रता का सिद्धांत और दूसरा है प्रकृति परिणाम द्वारा अनुशासन का सिद्धांत, यानी कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दो, ये भी एक तरीके का अनुशासन है और प्रकृति खुद उनकी गलतियों की सजा उनको देगी और फिर वो खुद अनुशासित होना सीख जाएंगे। तो यही रूसो के 2 सिद्धांत थे अनुशासन के। क्वेश्चन नंबर 167 है, प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से क्या तात्पर्य है। तो प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से आशय है कि प्रकृति हमें अच्छे कार्य हेतु पुरस्कृत करती है तथा बुरे कार्यों के लिए दंडित करती है। तो ये कहना था रूसो का, यानी कि रूसो कहते थे कि जो प्रकृति है इससे अच्छा शिक्षक कोई नहीं है, प्रकृति ही हमें, जब हम कोई गलती करेंगे तो वो हमें खुद दंड देगी। तो इस तरीके से हमारे अच्छे कार्यों के लिए हमें पुरस्कार मिलेगा और हमारे बुरे कार्यों के लिए हमें दंड भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 168 है, ड्यूबी के अनुसार शिक्षक क्या है। ड्यूबी के अनुसार एक शिक्षक बच्चे की एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 169 है, फ्रॉबेल ने अपना विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया जिसका नाम बालोद्यान था या किंडरगार्टन था। तो फ्रॉबेल ने अपना विद्यालय 1839 में प्रारंभ किया था, 1839 में। क्वेश्चन नंबर 170 है, मांटेसरी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा है। तो उन्होंने 3 भागों में बांटा है।
कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और भाषा तथा गणित की शिक्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉन्टेसरी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा, तो 3 भागों में। कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और भाषा तथा गणित की शिक्षा, यही इनके शिक्षण सिद्धांत थे 3 मुख्य रूप से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 171 पर आते हैं। कोठारी आयोग ने शैक्षिक विद्यालयों के संबंध में क्या लिखा है? तो कभी कभी इस बात की ओर पूर्ण रूपेण ध्यान नहीं दिया जाता है कि इस समय देश के विभिन्न भागों के शैक्षिक विकासों में भारी असंतुलन मौजूद है। एक राज्य और दूसरे राज्य के विकासों में भी भारी अंतर दिखाई देता है और एक जिले एवं दूसरे जिले के विकास में बड़ा अंतर दिखाई देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि जो शिक्षा है वो समान रूप से सभी के पास नहीं पहुंच पा रही है, सभी बच्चे एक प्रकार की शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि कुछ राज्य जो है वो विकास के मामले में आगे निकल गए हैं, कुछ अभी बहुत पिछड़े हुए हैं। ऐसे जिले बहुत हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, कुछ है जो बहुत आगे हैं जहां पर ढेर सारे लोग पढ़े लिखे हैं। तो इस तरीके से किस तरीके से शैक्षिक विद्यालयों की स्थापना की जाए, किस तरीके से स्कूलों में टीचर्स रखे जाएं कि ये जो असमानता है इसको समान किया जाए, इसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 172 है, शैक्षिक विषमता का एक कारण निर्धनता भी है, कैसे? शिक्षा के अवसरों की विषमता का एक और कारण यह है कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निर्धन तथा बहुत थोड़ा भाग धनी है। एक निर्धन व्यक्ति का बालक किसी शैक्षणिक संस्था के निकट होते हुए भी वह अवसर प्राप्त नहीं कर पाता है जो एक धनी व्यक्ति के बालक को शिक्षा संस्था से के दूर होने पर भी मिल जाती है। तो दोस्तों, एक गरीब इंसान है वो अपने बच्चे को स्कूल भेज सकता है, वो ट्यूशन नहीं करा सकता, लेकिन जो एक धनी व्यक्ति है वो सोचता है बच्चा स्कूल पर भी पढ़े, बच्चे के लिए ट्यूशन लगा देगा, बच्चे के लिए हर वो सुविधा अपने बच्चे के लिए कर देगा कि उसका बच्चा पढ़ लिख करके बहुत अच्छा बन जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर शैक्षिक विषमता है, इसका एक मुख्य कारण बिल्कुल निर्धनता होती है। दोस्तों, हम अपने आसपास ही देखते हैं, जिन माँ बाप के पास पैसे होते हैं या वो आगे अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, जिनके पास उतनी फैसिलिटी नहीं होती जिन बच्चों के पास, वो बच्चे आप देखिए कम उम्र में ही कहीं ना कहीं किसी राज्य में वो चले जाते हैं कमाने, या फिर वो अपना खुद का कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर लेते हैं। तो इस तरीके से शैक्षिक विषमता का एक कारण निर्धनता बिल्कुल है कि सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा नहीं मिल पा रही है। और दोस्तों, शिक्षा अगर देखी जाए तो शिक्षा, किसी भी देश को अगर अच्छा निकलना है, आगे निकलना है, तो जो शिक्षा है उसको, शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 चीजें बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि आज हमारे देश में सबसे ज्यादा पैसे लोग शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही खर्च कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का पूरी तरीके से व्यवसायीकरण हो चुका है, पूरी तरीके से शिक्षा व्यापार बन चुकी है। और स्वास्थ्य के लिए भी आप देख सकते हो बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, जैसे स्कूल खुल रहे हैं वैसे हॉस्पिटल भी खुल रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि एक तरीके से ये पूरा व्यापार हो रहा है इन दोनों ही चीजों में। और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 173 पर। शिक्षा के व्यवसायीकरण की क्या आवश्यकता है? तो जनता एवं देश की खुशहाली तभी पूर्ण हो सकेगी जब हमारी जो शिक्षा प्रणाली है इस प्रकार की हो कि वह कुशल तथा व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण करे, पढ़े लिखे बेकार नागरिकों का नहीं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए शिक्षा के व्यवसायीकरण की बात की गई, तो यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ बच्चों को कुछ ऐसे हुनर सिखाए जाएं, कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाएं कि बच्चे पढ़ते पढ़ते अपने लिए, अपने ऊपर खुद वो आत्मनिर्भर बन पाए, कि वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर पाए, अपने खुद के लिए वो अपने जीवन में कुछ कर पाए। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब शिक्षा में छोटी छोटी चीजें, बच्चों को स्किल सिखाई जाएंगी, बच्चों को प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाएंगी, केवल किताबी ज्ञान ही नहीं दिया जाएगा, ये तभी पॉसिबल है। लेकिन आज के टाइम पे आप देखो स्कूलों में बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही दिया जा रहा है, जिसका जो सामान्य जीवन है जब वो पढ़ करके आते हैं इसमें कोई महत्व नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 174 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 है, बचपन छीनता बाल श्रम पर टिप्पणी लिखिए। सरकार एवं संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके। इसी आधार पर निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाए गए हैं, किंतु निश्चित रूप पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है। पारिवारिक परिस्थितियां बाल श्रम को विवश करती हैं। बाल श्रम के कारण बच्चे का बचपन छिन जाता है। जिस उम्र में उन्हें पुष्प के समान विकसित होना चाहिए, उस उम्र में बाल श्रम के कारण उनकी इच्छाएं, मनोकामनाएं समाप्त हो जाती हैं और बच्चों का बचपन छिन जाता है। दोस्तों, जो बचपन छीनता बाल श्रम है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आपके घरों के आसपास कहीं ईंट भट्ठा होगा तो आप देख सकते हो कि वहां पर जो भी ईंट भट्ठे पर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो बहुत ही, उनके मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो आप देखोगे कि बस वही ईंट भट्ठे पर ही वो रहते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, और फिर वो भी वही आगे चल करके वही काम वो बच्चे भी करने लगते हैं। ना तो वो पढ़ने जा पाते हैं,
ना तो वो अपनी कोई ख्वाहिश पूरी कर पाते हैं, ना तो वो कुछ सीख पाते हैं, क्योंकि उनको वही ईंट भट्ठा, वही ईंट दिखती है, उसी को ढोना, उसी के साथ वो अपना जीवन, उसी को अपना जीवन समझ लेते हैं। तो इस तरीके से कहीं न कहीं एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि बचपन छीलता बाल श्रम ही हुआ, कि बच्चे ने कुछ भी, ना तो स्कूल गया, ना तो उसने स्कूल की दुनिया देखी, ना तो उसने कुछ भी नहीं देखा, बस उसका जीवन इसी में चला जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 175 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 है, जनसंख्या शिक्षा का अर्थ लिखिए। जनसंख्या में आबाद गति से वृद्धि के फलस्वरूप मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षों पर पड़ने वाले कुप्रभावों के प्रति जागरूक तथा संबद्ध समाधानों के विषय में वैचारिक क्रांति की शैक्षिक व्यवस्था ही जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। आपको पता है कि आप देखोगे कि जनसंख्या शिक्षा जो है वो क्यों जरूरी है, क्योंकि जो जनसंख्या है वो उसकी वृद्धि बहुत ही तेजी से हो रही है। आप खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से जमीन तो बढ़ नहीं रही है, जमीन तो वही है, लेकिन जनसंख्या क्या है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे पूरी की पूरी जनसंख्या को सही से, अब जो बड़े महानगर आप देखो, सही से सबको पीने का पानी सही से नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सही से नहीं मिल पा रही हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो जनसंख्या है उसके बारे में शिक्षित करना बच्चों को बहुत जरूरी है, उसके क्या कुप्रभाव हैं इसके लिए जागरूक करना जनता को बहुत जरूरी है, यही यहाँ पर बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 176 है, जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता राष्ट्र की प्रगति के लिए है, आर्थिक विकास के लिए है, मानव संसाधन की कुशलता के लिए है, परिवार नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए है और परिवार नियोजन के लिए, इसके अलावा योजनाओं की सफलता के लिए है। तो इस तरीके से जो जनसंख्या शिक्षा है इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, खासकर हमारे देश में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, संसाधन तो बढ़ नहीं रहे हैं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम होगा। और इसकी अगर सही प्रकार से सरकारों ने अभी से इसकी देख रेख नहीं किया, इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, तो दोस्तों जनसंख्या विस्फोट निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत घातक होगा आगे चल करके। क्वेश्चन नंबर 177 पर आते हैं, एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? तो दोस्तों एनसीईआरटी ने कुल 83 मूल्यों को सूचीबद्ध किया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? तो 83 मूल्यों को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 178 पर आते हैं, शिक्षा द्वारा समाज का विकास किस प्रकार संभव है? तो शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है, अतः यदि किसी समाज का विकास किया जाना हो तो वहां शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा का एक कार्य यह है कि मनुष्यों को यह सिखाए कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को प्रधानता दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 179 है, समाज का प्रमुख शैक्षिक कार्य लिखिए। समाज बालकों हेतु शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 180 है, समाज शारीरिक विकास के लिए क्या करता है? समाज अपने सदस्यों के शारीरिक विकास हेतु खेल कूद के साधनों का प्रबंध करता है। समाज बालकों के व्यायाम हेतु व्यायामशालाओं का निर्माण करता है। दोस्तों समाज में शारीरिक विकास के लिए बहुत सारे कार्य होते हैं। आपको पता है कि आज आप देखते हो जगह जगह पर आपको जिम खुले हुए दिखते हैं, इसके अलावा योगा सेंटर जगह जगह आपको खुले हुए दिखते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखोगे अपने आसपास तो ऐसे बहुत सारी जगह मिलेंगी जहां पर आप देखोगे लोगों के हेल्थ को लेकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो इस तरीके से समाज शारीरिक विकास के लिए बहुत सारे काम कर रहा है, तभी इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी आज हमको देखने को मिल रहे हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 181 है, परिवार द्वारा शारीरिक विकास के साधन बताइए। घर पर ही व्यक्ति के शारीरिक विकास की नींव पड़ती है, इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। हवादार घर होना चाहिए, भोजन अच्छा मिलना चाहिए, वस्त्र, व्यायाम और आराम, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये सारी चीजें होनी चाहिए परिवार द्वारा जो बच्चों को दी जानी चाहिए, ताकि जो बच्चों का शारीरिक विकास है वो बहुत ही अच्छे से हो। क्वेश्चन नंबर 182 है, परिवार द्वारा बालक के शैक्षिक विकास की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए? तो परिवार को बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उनके बौद्धिक विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। बौद्धिक विकास से संबंधित खिलौने, पहेली बॉक्स, चित्र, पहेलियां, शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तकों आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 183 है, घर को बालोपयोगी कैसे बनाया जाना चाहिए? इस संबंध में गीजू भाई का कथन देखिए। हमारे घरों में ऐसी खूंटियां कहाँ हैं कि जिन तक बालक के हाथ पहुंच सके। हमारे घरों में टंगी बढ़िया तस्वीर बहुत ऊंचाई पर टंगी होती है, उनकी ओर हमारा अपना ध्यान ही बहुत कम जाता है। ऐसी स्थिति में उनका बालकों के लिए क्या उपयोग रह जाता है? यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों को जो देखने के लायक चीजें हो, बच्चे जिनसे कुछ सीख सकें, उन चीजों को बच्चों के करीब रखना चाहिए, ना कि इतनी ऊंचाई पर कि बच्चे उसको पा ही ना पाए। जैसे खिलौने हुए या कोई भी सामान हुआ तो वो बच्चों के पास होना चाहिए, ताकि बच्चे उन खिलौनों को खेल सके, उन चीजों को समझ सके।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 184 है व्यक्ति और समाज का संबंध बताइए। व्यक्ति और समाज का घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि यह सत्य है कि व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है, किंतु वह स्वयं भी समाज से प्रभावित होता है। जन्म लेते ही वह समाज के प्रभाव में आने लगता है। क्वेश्चन नंबर 185 है किसका कथन है शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के समन्वय स्थापित करने की शक्ति देता है। तो किसका कथन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 186 है प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताएं बताइए। तो प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताओं में बालक का महत्व, सामाजिक मूल्यों पर बल, अनुभव व क्रिया पर बल और शिक्षा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इन सब चीजों पर बल दिया जाता है। यानी कि प्रयोजनवादी शिक्षा में बालक को महत्व दिया जाता है, सामाजिक मूल्यों पर बल दिया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 187 पर। प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो प्रयोजनवादी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? उचित पथ प्रदर्शन, नवीन मूल्यों और आदर्शों का निर्माण, गतिशील साधन संपन्न मस्तिष्क का विकास, सामाजिक कुशलता का विकास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 188 है जॉन ड्यूबी ने शिक्षा का आधार क्या बताया। तो जॉन ड्यूबी ने शिक्षा के दो आधार बताए हैं, मनोवैज्ञानिक आधार और सामाजिक आधार। क्वेश्चन नंबर 189 है योजना विधि के जनक कौन है, इस विधि के सोपानों को बताइए। तो योजना विधि के जनक किलपैट्रिक हैं। यह जॉन ड्यूबी के शिष्य थे। योजना विधि के प्रमुख सोपान इस प्रकार है क्रिया का समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करना, समस्या, सामान्य समाधान और परीक्षण एवं प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 190 पर आते हैं मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है। तो मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग इलाहाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 191 है राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है। तो राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 192 है SCERT का पूरा नाम बताइए। तो SCERT का पूरा नाम राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है। क्वेश्चन नंबर 193 है NCERT का पूरा नाम बताइए। तो NCERT का पूरा नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 194 पर आते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप लोग ये जान जाइए कि किसकी स्थापना कब हुई थी। 1961 में NCERT की स्थापना हुई थी और 1981 में SCERT की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 194 है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन कब हुआ। तो आप देखिए वही यहाँ पर भी बताया गया है कि SCERT का गठन कब हुआ था 1981 में और NCERT का गठन कब हुआ था 1961 में, यानी कि ठीक 20 साल बाद SCERT का गठन हुआ था। तो NCERT पूछेगा तो 1961 और SCERT पूछेगा तो 1981। क्वेश्चन नंबर 195 है NCERT कहाँ है। तो NCERT नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 196 है BRC का पूरा नाम क्या है। तो BRC का पूरा नाम ब्लॉक संसाधन केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 197 है घर की परिवार के मूल्यों के विकास में भूमिका बताइए। तो घर को जीवन की शाश्वत पाठशाला कहा जाता है। बालक अपने पारिवारिक मूल्यों की अनुकृति है। क्वेश्चन नंबर 198 बालक में मूल्यों के विकास हेतु कौन से जन संचार साधन है। तो आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, टेप रिकॉर्डर है, VCR है, समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं। इसके अलावा आज के समय में आपको पता ही है कि आज के टाइम पे बच्चों के पास सबसे ज्यादा क्या होता है, मोबाइल होता है। उसमें भी बहुत सारी नैतिक कहानियां आती हैं यूट्यूब पर जो बच्चे देखते हैं, जिनसे बहुत सारी चीजें बच्चे सीखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 199 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 है राष्ट्रीय एकता का अर्थ लिखिए। तो राष्ट्रीय एकता का आशय है देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा भाषा विषय विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और समावेश करना। क्वेश्चन नंबर 200 है राष्ट्रीय एकता के लाभ बताइए। भाषा विकास में सहायक, भ्रष्टाचार का अंत, स्वार्थपूर्ण भावनाओं का विकास, राष्ट्रीय संस्कृति तथा आर्थिक प्रगति में सहायक, सामाजिक प्रगति में सहायक, राजनैतिक एकता बनाए रखने में सहयोगी। तो ये सब क्या है, राष्ट्रीय एकता के लाभ हैं कि अगर राष्ट्र में एकता रहेगी तभी वो देश क्या कर पाएगा, तरक्की कर पाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 201 है अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ क्या होता है। तो अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का सदस्य नहीं है वरन विश्व का भी नागरिक है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के अंतर्गत, क्योंकि आपको पता आज के टाइम पे बहुत सारे देशों के पास परमाणु हथियार है, लेकिन कोई भी देश किसी पर इस तरीके से परमाणु बम या इस तरीके से आक्रमण नहीं करा जिस तरीके से जापान पर किया गया था, जापान के हिरोशिमा शहर पे हुआ था। तो इस तरीके से दोस्तों आज के समय में क्या है, सभी देशों को पता है कि सारे देश ताकतवर हैं, कोई किसी से इस तरीके से युद्ध नहीं कर रहा जिस तरीके से आज अब यूक्रेन और रूस के बीच में देख रहे हो। तो इस तरीके से कभी पहले नहीं इस तरीके से देखने को मिला, काफी सालों के बाद इस तरीके से देखने को मिला। तो आप समझ सकते हो कि जो अंतरराष्ट्रीय सद्भावना उसमें यही चीज सिखाती है कि हर देश में शांति बनी रहे और आपस में जो देश है वो मिलजुल करके रहे, क्योंकि सबके पास सारे संसाधन नहीं होते हैं।
ठीक है, किसी को गेहूं की जरूरत है, किसी को पेट्रोल की जरूरत है, किसी को ईंधन। तो इस तरीके से हर देश क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है। तो इसलिए सबको, जब सब लोग एक साथ मिलकर के रहेंगे तभी सबकी जरूरतें या सबकी आवश्यकताएं पूरी हो पाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 202 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 202 है, बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? तो बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? महात्मा गांधी है। मैंने पहले ही कहा आपसे कि ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 203 पर आते हैं। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। ठीक है, ये मुख्य विशेषताएं हैं किसकी? मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की, क्योंकि इन्होंने ज्ञानेंद्रियों के विकास पर, इंद्रियों के विकास पर बहुत ध्यान दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 204 है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण पद्धति क्या है? तो करके सीखना, अनुभव से सीखना और सह संबंध विधि से सीखना, यह महात्मा गांधी की शिक्षण विधियों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 205 है, पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है? तो हर्बर्ट है। आपको पता है हर्बर्ट और स्पेंसर, तो हर्बर्ट स्पेंसर का नाम याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 206 है, खेल विधि के जनक कौन है? तो खेल विधि के जनक दोस्तों फ्रॉबेल। देखिए फिर यहाँ पर दिया हुआ है, तो फ्रॉबेल गलत नहीं है, लेकिन अगर आप बड़े स्तर पर देखोगे तो आपको हेनरी कोल्डवेल कुक ही मिलेंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूं, अगर ऑप्शन में ये आता है इस तरीके से ऑप्शन में, और ऑप्शन में फ्रॉबेल भी दिया है और हेनरी कोल्डवेल कुक भी दिया है, तो आप वहां पर हेनरी कोल्डवेल कुक को ही सही लगाओगे। ठीक है, क्योंकि जो फ्रॉबेल है ये किंडरगार्टन विधि के जनक है, बालोद्यान विधि के जनक है, ना कि खेल विधि के। तो इसलिए आपको याद रखना है कि अगर एग्जाम में चारों ऑप्शन में हेनरी कोल्डवेल कुक नहीं दिया है, केवल फ्रॉबेल दिया है, तो ऐसी स्थिति में आप फ्रॉबेल को ही सही लगाओगे। ठीक है, लेकिन खेल विधि के जनक अगर पूछता है तो हेनरी कोल्डवेल कुक ही सही होगा। अब यहाँ पर आप देखिए खुद ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? तो फ्रॉबेल है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खेल विधि अगर कहीं भी आता है तो आपको हेनरी कोल्डवेल कुक ही दिमाग में रखना है, और अगर नहीं दिया है ऑप्शन में तब आपको फ्रॉबेल लगाना है। और बहुत जगह पर फ्रॉबेल मिलते हैं, लेकिन जो सही है दोस्तों वो हेनरी कोल्डवेल कुक ही है, क्योंकि आगे के अभी आप यहाँ पर डीएलएड का पेपर दे रहे हो, इसके बाद आपको बहुत सारे पेपर देने होंगे, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि हेनरी कोल्डवेल कुक ही सही है। अब आगे बढ़ेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 208 देखेंगे। मानव की शिक्षा पुस्तक के रचयिता कौन है? मानव की शिक्षा, ये फ्रॉबेल है। क्वेश्चन नंबर 209 है, किस शिक्षा शास्त्री ने अपनी शिक्षण प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा है? गीजूभाई बधेका ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 210 है, जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया? तो सन 1969 में लागू किया गया था, और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 211 है, शिक्षा को निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना या कार्यक्रम का तात्पर्य है? तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर शिक्षा को प्रत्येक बालक तक पहुंचाना, ये इस योजना के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा कि जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण है यह प्रत्येक बालक तक शिक्षा को पहुंचाता है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मतलब, सार्वभौमिकरण का मतलब यही होता है कि जो भी योजना बन रही है, जो भी कार्यक्रम बन रहा है, वो समाज के हर स्तर तक और सभी व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 212 है, एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना क्या कहलाता है? बाल श्रम कहलाता है। 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों से हम काम नहीं करा सकते, क्योंकि ये बच्चों के पढ़ने की उम्र है। ठीक है, 14 वर्ष से बड़ा बालक है तो वो बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आएगा, लेकिन अगर 14 वर्ष का बालक है और उससे काम कराया जा रहा है तो ये बाल श्रम के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 213 है, परिवार, समाज, राज्य एवं जन संचार माध्यम किसके प्रभावी कारक है? तो शिक्षा के प्रभावी कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 214 है, विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना एवं वह सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है? तो ये शैक्षिक अवसरों की समानता कहलाता है, कि सारे बच्चों को जो शिक्षा का अवसर है वो समान रूप से मिल रहा है। ठीक है, तो ये 2015 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 215 है, विद्यालय समाज में सभी के बीच बिना लिंग भेदभाव के कार्य व्यवहार करना क्या कहलाता है? तो ये लैंगिक समानता कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंगिक समानता कहलाता है। फिर है डाइट का पूरा नाम लिखिए, तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 217 है, एनपीआरसी का पूरा नाम क्या था? तो न्याय पंचायत संसाधन केंद्र होता है दोस्तों एनपीआरसी का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 218 है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो ग्राम प्रधान होता है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांव में सबसे बड़ा कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। तो इस तरीके से अध्यक्ष किसको बनाया गया है? प्रधान को। और सचिव स्कूल में सबसे बड़ा कौन होता है? प्रधानाध्यापक होता है। तो इसलिए सचिव किसको बनाया गया है? प्रधानाध्यापक को। इस तरीके से अगर आप याद रखोगे तो भूलेगा नहीं।
तो याद रखिएगा, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? प्रधानाध्यापक होता है। क्वेश्चन नंबर 220 है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 221 है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य हिंदी संस्थान बनारस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 222 है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 223 है, बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता था? प्रवज्या संस्कार। क्या होता था? प्रवज्या संस्कार होता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 224 है, शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है? तो आदर्शवाद पर। क्वेश्चन नंबर 225 है, वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, वह कौन सी शिक्षा है जिसमें किसी प्रकार के निश्चित पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती? ना तो कोई सिलेबस होता है, ना तो कोई स्कूल होता है, ना तो वातावरण होता है। तो यह प्रकृतिवाद शिक्षा के अंतर्गत होता है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपने टोटल 225 तक पूरा क्वेश्चन देख लिया। 225 क्वेश्चन देखने के बाद यहाँ पर 3 पार्ट ऑलरेडी मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, ये चौथा पार्ट है और चौथे पार्ट में आपने 225 क्वेश्चन खत्म कर लिए। इसके बाद दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो लास्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगी और ये लास्ट पार्ट होगा लघुत्तरी क्वेश्चन का, आपके राजन सीरीज का। तो उम्मीद करती हूँ कि सारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और आप सारी की सारी वीडियोस को देखेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप वीडियो को शेयर करोगे तो अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन जुड़ करके हमसे सारी वीडियोस को देखेंगे और सारी वीडियोस को अगर आप अच्छे से देख करके जाते हैं तो आपके ही एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। आपको सारे के सारे विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। बहुत ही अच्छी तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से मैंने पढ़ाया है। अगर आपको कम समय में सारे विषयों को कवर करना है, सारे विषयों को केवल और केवल अगर आप सुन करके भी चले जाते हो तो भी आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। तो सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो सारे वीडियोस को आप देखिए और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। जय हिंद दोस्तों।